Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today's chapter is a redox reaction that is continued, and this is for class 11, and the main topic is oxidation number of an element in a compound or ion. How to find out oxidation number of an element in a compound or ion. तो इसके लिए मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऐसे कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है, और वो खास करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए जो है वो रूल्स बना हुआ है। मैंने पिछले क्लास में जो है लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट सिचुएशन में, मतलब ऑक्साइड में -2 होता है, पेरोक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है जैसे OF2 हुआ तो +2 होता है, O2F2 है तो +1 होता है। तो वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी करता है, लेकिन मैंने बताया हुआ है कि अधिक से अधिक वो ऑक्साइड फॉर्म करता है जहाँ पर -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और हाइड्रोजन का 2 होता है, एक होता है आपका +1, ज़्यादातर उसके कंपाउंड में +1 होता है, और मेटल हाइड्राइड्स जो बोलते हैं, बिकॉज सम ऑफ द मेटल्स दे फॉर्म हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन, तो उसमें उसका -1 होता है, ठीक है। और बाकी जो आप जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट सबका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है, वो वैलेंसी के इक्वल होता है। तो वो हम जो है यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में दिए ही हैं। इसके पहले हमने KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए दिया हुआ था, जहाँ पर क्रोमियम और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है, तो वो हमने बताया। जैसे और देखिए एक दो एग्जाम्पल और भी हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये है H2SO4, H2SO5, इसके बाद देखिए Na2H2O3, ये सब देखिए इसमें जो है सल्फर का और यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं, ये है आपका CrO5, जहाँ पर क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया हुआ है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लेते हैं। तो देखिए H2SO4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिख दीजिए H2SO4, और इसके लिए देखिए क्या होगा। तो हाइड्रोजन के लिए देखिए एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 के लिए 2 से इंटू कर दीजिए। सल्फर के लिए X मान लेना है जिसका निकालना है, और ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं कि -2 होता है। तो ये जो है आपका 4 × -2 = 0 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर X का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर X का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये 6 हो जाएगा। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए H2SO5 जो है इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम जो है वो क्या है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके लिए अगर हम वही जनरल मेथड अगर इस्तेमाल करें तो देखिए हाइड्रोजन के लिए वही +2 हो जाएगा, जो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। सल्फर के लिए X हो गया,
और ऑक्सीजन के लिए जो है देखिए यहाँ पर -2 हो गया। तो यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो 8 हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है 6। तो 6 से ज़्यादा जो है ये है 8। तो मैक्सिमम वैलेंसी से अधिक कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ लिख दीजिए बिकॉज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि इसमें जो 5 ऑक्सीजन एटम्स है सब के सब ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, कहीं हो सकता है पेरोक्साइड ग्रुप बनाते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है, इसका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO5 का। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 ऑक्सीजन आप देख रहे हैं ये पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है, इसको पेरोक्साइड ग्रुप बोलते हैं। तो 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म करता है और 3 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो अब इसका कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेश कैलकुलेशन 2 हो गया हाइड्रोजन के लिए और 3 ऑक्सीजन के लिए हो गया -2, क्योंकि 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है और यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड बनाता है। तो पेरोक्साइड में क्या होता है -1 होता है। और इस सल्फर के लिए जो है हम X जो है यूज़ करते हैं, सल्फर के लिए X यूज़ करते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर X इक्वल टू जो यहाँ निकालेंगे तो अब 6 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 नहीं होगा। 8 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल है। जैसे देखिए आपका है यहाँ पर ये ले लीजिए, देखिए और भी क्या है Na2H2O3। अब देखिए सल्फर के लिए फिर X मान लेंगे यहाँ, लेकिन देखिए ये सोडियम के लिए 1 सोडियम का +1 होता है। तो 2 सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में होता है वो उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। इसका +1 होता है तो ये हो जाएगा आपका +1 × 2। और ये देखिए सल्फर के लिए X होता है तो H2 है तो 2X हो जाएगा। और प्लस ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन के लिए यहाँ देखिए -2 हम लोग ले लेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 क्यों, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है कुछ नहीं है। नहीं का मतलब होता है 0 चार्ज। तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, बट फॉर ए चार्ज स्पेसीज इट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो चार्ज तो इस पर है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू जो है आप निकाल दीजिए। तो देखिए 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो वो आसानी से निकाल लेते हैं। उसी तरह से आपका जो है देखिए एक और है क्वेश्चन CrO5 है, इसमें क्रोमियम के लिए निकालना है। तो अगर देखिए यहाँ X लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो फिर हो जाएगा X +
5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और x इक्वल टू 10 यहाँ फिर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रोमियम का जो मैक्सिमम वैलेंसी होता है वो 6 होता है। तो 6 होता है तो ये तो 10 है, तो 10 होगा नहीं, इसीलिए ये इम्पॉसिबल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो लिखा हुआ है इसका पहले स्ट्रक्चर रीड करेंगे। तो देखिए यही इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और ये देखिए ये जो आपका एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ा रहता है। तो देखिए 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में और 1 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से अब कैलकुलेट कर लीजिए। क्रोमियम के लिए x ले लीजिए, 4 ऑक्सीजन के लिए देखिए -1 जो पेरोक्साइड बनाता है और प्लस 1 ऑक्सीजन जो है ये आपका ऑक्साइड में है, ये -2 हो जाएगा, दिस इज 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो होगा 6 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड में निकाल लेते हैं। अब आप जो यहाँ देख रहे हैं कि जो अंडरलाइन किया हुआ एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है। इसकी वजह यह है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी करता है, इसीलिए वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। और वो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कि मान लीजिए ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, जो रूल में है, जैसे रूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है, तो वो फिर आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा, वो तो रूल में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसीलिए उसको तो अप्लाई कर लेना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का जो है कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर आयन, ये भी हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं। अब इसके बाद जो है आप क्या करते हैं कि इसको हम लोग यूज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग वो काम कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करें कि इसको बैलेंसिंग के लिए जो है ये काम करते हैं। तो देखिए यहाँ होता है, हम लोग लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय, देखिए 2 मेथड है आपके पास में, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कहता है कि ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है वो केवल आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हो वो आयनिक फॉर्म में हो या आयनिक कंपाउंड हो, उसको हम आयन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है ये दोनों तरह के कंपाउंड के लिए है, ये आयनिक और नॉन आयनिक, जो आयन्स में नहीं भी फॉर्म होंगे उसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इस दोनों मेथड के लिए आपका कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है, और वो स्टेप्स किसके लिए है, वो होता है जैसे आपका ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में सबका अलग अलग रूल दिया हुआ है, तो उस रूल को पहले फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके लिए
रूल कहिए या स्टेप्स कहिए, तो स्टेप्स ले लीजिए। देखिए, फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो देखिए, इस स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है आपका वो कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, सेपरेट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट, इसको सेपरेट कर लेंगे। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is balanced by adding same number of H2O molecule, H2O molecule। तो जितना ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है उतना जो है ऑपोजिट साइड में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, इन एसिडिक मीडियम हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड बाय adding same number of H plus ion and in basic medium same number of H2O and OH minus are added opposite to each other। देखिए, ये हम लोग जो है ये बहुत ज़रूरी है हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए। एसिडिक मीडियम में हम लोग हाइड्रोजन आयन से बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और OH माइनस को हम लोग अपोजिट साइड में ऐड कर देते हैं। और चौथा जो है, चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। चार्ज इज balanced by adding suitable number of electron, suitable number of electron, इससे चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, रूल नंबर 5 में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को क्या करना है, इक्वल करना है। To equalize the number of electron lost and gained, we multiply with suitable number, suitable number हो गया। Then adding we get finally redox reaction। तो ये
नाउ बाय एडिंग 6 में लिख लीजिए, फाइनली एडिंग we get balanced redox reaction, redox reaction हो गया। तो ये जो 6 रूल्स है वो आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अप्लाई कर दीजिए और वो बैलेंस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से बैलेंसिंग पर आपका रिडॉक्स रिएक्शन में रहेगा। जैसे देखिए वो क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक एसिडिक मीडियम के लिए और एक बेसिक मीडियम के लिए। तो देखिए आपके पास में जो ये रिएक्शन है वो मैं अभी अभी कुछ रिएक्शन देता हूँ, उस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बैलेंस कर देना है। जैसे देखिए पहला रिएक्शन है आपका, ये देखिए ये हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ये देखिए ये हो जाएगा Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ये जो है आपका एसिडिक मीडियम में होगा। ये क्या होगा? एसिडिक मीडियम। उसी तरह से दूसरा देखिए आपका है NO3 माइनस, है ना, प्लस Zn, और ये हो जाएगा NH3 प्लस Zn2 प्लस, और ये हो जाएगा बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर लिख दीजिए बेसिक मीडियम, ठीक है। उसी तरह से और भी रिएक्शन होगा। तो पहले हम लोग ये दो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, एक एसिडिक मीडियम में एक बेसिक मीडियम में। इसके बाद ढेर सारे इक्वेशंस आपको भी हम एसिडिक और बेसिक मीडियम में देंगे बैलेंस करने के लिए। तो चलिए आंसर नंबर 1 में आइए। देखिए अब रूल को अप्लाई कीजिए। रूल में क्या कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट को सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पर है आपका MnO4 माइनस। अब इसको किससे हम लोग सेपरेट करेंगे? Mn2 प्लस से, क्योंकि MnO4 का चेंज Mn में ही होगा, आयरन में तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग अपने, कहने का मतलब इसमें हम लोग अपना नॉलेज लगाएंगे और उसके हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे कि कौन किस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं। ये देखेंगे कि Mn का पार्ट को हमको Mn में ही दिखाना है, उसी तरह से आयरन के पार्ट को आयरन में दिखाना है। उसी को बोलते हैं सेपरेट द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखिए ये हमने सेपरेट कर दी। अब यहाँ पर देखिए Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन बैलेंस क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, तो उसको क्या कर लेंगे आप? ये देखिए 4H2O अपोजिट साइड में ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में रूल है कि जितना ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके अपोजिट साइड में ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स जो है राइट साइड में है, तो उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए रूल दिया हुआ है कि उतने ही हाइड्रोजन आयन जो है उसके अपोजिट में दे दीजिए। तो देखिए 8 हाइड्रोजन आयन हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब आपको क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज देखिए लेफ्ट साइड में 7 प्लस हो जाएगा टोटल, यहाँ 1 माइनस और 8 प्लस, तो 7 प्लस।
और ये है 2+, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, लेफ्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देते हैं तो अब देखिए लेफ्ट में भी 2+ हो जाएगा और राइट में भी 2+ हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस हो गया, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उधर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए राइट साइड में +2 है और लेफ्ट साइड में पहले क्या था, +7, तो आपको +2 लाना था, इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे उतना वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट साइड में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये पार्ट आपका हो गया है रिडक्शन और ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है इसका रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो रहा है। तो देखिए ये ऑलरेडी Fe बैलेंस है, केवल चार्ज बैलेंस करना है। आप देख रहे हैं कि चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही साइड +2+2 हो जाएगा। और इस साइड अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया प्रोडक्ट साइड में, तो इसका नाम होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन में अगर एक पार्ट में रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा पार्ट जो होगा निश्चित रूप से वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रिडक्शन रिडक्शन नहीं होगा। तो ये भी है, आपको जो है माइंड में उस चीज़ को बैठा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन है, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो जाए और गेन भी हो जाए। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5 वी गेट। देखिए यही ऑपरेशन हो गया। अब इससे आगे बढ़िए, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड कीजिए तो क्या मिल जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 Fe2+, ये हो गया। राइट साइड में देखिए ये हो जाएगा Mn2+ प्लस 4 H2O, और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 Fe3+। और ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ठीक है, और ये आपका वेल बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो मिल गया। अब आप इसको जो है मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपका जो है बिल्कुल जितना चार्ज है वो भी यहाँ पर बैलेंस है, इधर भी चार्ज बैलेंस है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई आपसे पूछ दे कि लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए 8+ और 10+, 18+ 1 माइनस, तो 17+ हो जाएगा। और इधर भी देखिए 5 3 या 15+ प्लस 2+, तो क्या हो जाएगा 17+ हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये हो ही जाएगा चार्ज बैलेंस, और चार्ज ही क्या, पूरे इक्वेशन जो है रेडॉक्स रिएक्शन ये वेल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो आपका है वो देखिए क्या है, देखिए इसमें भी हम लोग रूल लगाएंगे। ये देखिए नाइट्रेट है, और नाइट्रेट का चेंजिंग जो है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में होगा या नाइट्रोजन वाले कंपोनेंट में होगा।
तो ये क्या है, अमोनिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NH3। अब देखिए नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमको किसको देखना है, पहले ऑक्सीजन, फिर देखेंगे हाइड्रोजन को। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, 3H2O ऐड करते हैं उसके ऑपोजिट साइड में, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन जो है कितने हो गए, 6 यहाँ 3 यहाँ, तो 9 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। और 9 हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कैसे करेंगे बेसिक मीडियम में, इसके लिए अभी अभी हमने रूल दिया था कि जितना हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है उतने अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, और इस वाटर के अपोजिट में उतने ही OH माइनस ऐड कर दीजिए। देखिए अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि देखिए दोनों ही साइड वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर 9H2 है, इधर 3H2 है, तो एक स्टेप और लिख करके इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये 6H2O लेफ्ट में हो जाएगा और राइट में वही NH3 प्लस 9OH माइनस। तो इस तरह से आप जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो एटम ऑलरेडी बैलेंस ही है, पहले यहाँ भी बैलेंस था, यहाँ भी बैलेंस है। अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 माइनस है और यहाँ 9 माइनस है, तो दोनों ही साइड या तो 9 माइनस होना चाहिए या 1 माइनस होना चाहिए। तो अपने सुटेबिलिटी के बेस पर आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में ऐड कर देंगे तो यहाँ भी 9 माइनस हो जाएगा और यहाँ भी 9 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी अभी हमने लिखा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है सेकेंड पार्ट जिसका जिंक है, तो देखिए Zn से क्या हो रहा है, Zn2 प्लस हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए राइट साइड में, तो यहाँ चार्ज बैलेंस हो गया और ये हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक पार्ट रिडक्शन और दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन गेन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है सेकेंड इक्वेशन में लूज हो रहा है, मतलब जिंक जो है लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और लॉस भी हो गया। इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4 कर देंगे। देखिए वी गेट, तो अब जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा वेल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे, NO3 माइनस प्लस ये देखिए 6H2O, तो यहाँ 6H2O दे देंगे। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट में 4 Zn हो गया और राइट साइड में फिर क्या हो गया, NH3 प्लस 9OH माइनस और प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हुए 4Zn2 प्लस। तो इस तरह से ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आपको मिल जाता है। तो एक जो है आपका हो गया बेसिक मीडियम में, दूसरा हो गया एसिडिक मीडियम में। तो इसी तरह से ढेर सारे रिएक्शंस जो है एनसीईआरटी में भी बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंसिंग पर, तो वो आप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का जो रूल्स है उसको अप्लाई करते हुए 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए और कॉन्फिडेंट हो जाइए
कि आप आराम से एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो आप जो है फिर से कमेंट सेक्शन में जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए कि सर हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर और भी कोई इजी मेथड हो, वो सब आपको जो है मिल जाएगा। और हम समझते हैं, आई होप कि यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली। और फिर आपको वही है कि रिटन प्रैक्टिस करते हुए आप इसको कॉन्फिडेंटली बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा रिडॉक्स रिएक्शन तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम बैलेंस करेंगे, और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पर हम लोग काम करेंगे। ओके, थैंक यू।